राइट। इनहेरिटेंस को समझने के लिए, इनहेरिटेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए आप सबको चाहिए कि आपको इन बेसिक चीजों पर उबूर हासिल हो। ठीक है, आप इन चीजों को समझ चुके होंगे पहले से, तब जाके आप इनहेरिटेंस को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे पास एक बेसिक चीज है, एक बेसिक डेफिनेशन है जिससे हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है दोस्तों? देखिए गौर से, क्रोमोसोम का अगर मैं डेफिनेशन करूं तो मैं साथ साथ समझाऊंगा भी और फिर डेफिनेशन करूंगा। ठीक है, आप सब समझते हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में सेल्स है और उन सेल्स के अंदर क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? हमारी डीएनए है। क्या है? डीएनए है। राइट, दिस इज डीएनए। तो हम क्या करेंगे? इस डीएनए को हम कॉइल करेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम की डेफिनेशन को आप गौर से देखिए। हमारी जो डीएनए है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लंबे धागे की तरह पड़ी होती है। जब हम इस डीएनए को कॉइल करेंगे, इस डीएनए को हम क्या करेंगे दोस्तों? कॉइल करेंगे और इससे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? डीएनए, क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, क्या है क्रोमोसोम? क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या है? डीएनए को जब हम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कॉइल करेंगे, पैक करेंगे, कॉइल की जगह अगर मैं पैक लिख दूं तो अच्छी बात होगी, तो उसे हम क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, अब क्रोमोसोम की डिटेल में मैं नहीं जाता यहां जस्ट हमने क्रोमोसोम को समझना है कि क्या है। ठीक है, तो ये जो लंबी डीएनए है, ये अगर हम इसे इस तरह कॉइल करेंगे और स्पेशल पैक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक सेंट्रल मॉलिक्यूल जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, तो इस पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को हम क्या कहते हैं दोस्तों? फिर इस पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को हम कहेंगे क्रोमोसोम। राइट, सो व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम व्हेन डीएनए इज पैक्ड इन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, व्हेन डीएनए इज पैक्ड, जब हम डीएनए को पैक करेंगे इन ए thread like structure, such structure will be called a chromosome। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन क्या है दोस्तों? देखिए गौर से, क्या क्रोमैटिन क्या है? तो फिर मैं कहूंगा कि हमारे सेल के अंदर दोस्तों क्या है? हमारे सेल के अंदर क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है दोस्तों? इस न्यूक्लियस के अंदर हमारी क्या है? चले बताएं आप, डीएनए है। ठीक है दोस्तों, डीएनए है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इस डीएनए का इस एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाल दूं और आप सबके सामने एनलार्ज करके दिखा दूं, तो आपको क्रोमैटिन समझ में आ जाएगी कि क्रोमैटिन क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब हम अपने डीएनए को देखते हैं तो ये जो हमारी डीएनए है ये एक लंबे धागे की तरह है, बहुत लंबी है। तो अल्लाह ताला ने ऐसा किया है कि इस लंबे तार को, इस लंबे धागे को कॉइल करके छोटा सा बनाया है, क्योंकि सेल तो माइक्रोस्कोपिक है, सेल तो नजर नहीं आती और उसके अंदर लंबी डीएनए पड़ी है। तो उसे हम छोटे से जगह में इतनी लंबी डीएनए को किस तरह रखते हैं? तो इस तरह रखते हैं क्रोमैटिन की शक्ल में। देखिए दोस्तों, क्रोमैटिन क्या है? ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये सारे का सारा क्या है? हमारा डीएनए है। ठीक है, डीएनए है। अब हम इस तरह करते हैं कि इस लंबे धागे को यहां से यहां तक इसने जगह घेरा हुआ है, इस लंबे धागे को हम छोटे सी जगह में पैक करते हैं। किस तरह? देखिए, हम ऐसा करेंगे कि अपनी इस डीएनए को कुछ स्पेशल प्रोटीन्स के इर्द गिर्द इस तरह कॉइल करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह हम क्या करेंगे कि अपने इस डीएनए को, चले ये हो गई हमारी यही डीएनए, तो इतनी लंबी जगह घेरने की जगह की बजाय ये इतनी छोटी सी जगह में आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने अपने इस डीएनए को स्पेशल प्रोटीन्स के इर्द गिर्द क्या किया? कॉइल किया। ठीक है, स्पेशल प्रोटीन के इर्द गिर्द हमने अपने डीएनए के लंबे धागे को क्या किया दोस्तों?
कॉइल किया। अब इस तरह अगर आप ऐसा करें कि ये एक धागा है और ये इतना लंबा है, तो आप इस तरह करें कि आप इसे मेरे हाथ के इर्द गिर्द इस तरह वायर करें, इस तरह कॉइल करें, देखिए, ठीक है। तो ये जो मेरा हाथ है ये यही स्पेशल प्रोटीन्स है, और ये जो धागा है ये क्या है, डीएनए है। तो हमने क्या किया है दोस्तों कि हमने अपने डीएनए को इस स्पेशल प्रोटीन्स के इर्द गिर्द कॉइल किया है। इन प्रोटीन्स का नाम है दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन्स। अब आगे जाके आएगा ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स। अब दोस्तों इस हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द हमने डीएनए को कॉइल किया है। तो दो बातें हो गई, एक हो गई ये डीएनए, ठीक, दूसरी चीज हो गई हिस्टोन, तीसरी चीज इनके साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी लटके होंगे। क्या लटके होंगे, कुछ ना कुछ एंजाइम्स भी इनके साथ लटक रहे होंगे और इनके साथ साथ होंगे। फॉर एग्जांपल डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज, राइट, फॉर एग्जांपल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सो कुछ एंजाइम्स इनके साथ, ठीक है, कुछ एंजाइम्स, डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज होगी, डीएनए लाइगेज होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो तीन चीजों को मिलाकर अगर हम डिफिनेशन करें क्रोमेटिन की, तो हमारी डिफिनेशन क्लियर होगी। क्या, व्हाट इज क्रोमेटिन? जब हम डीएनए को, क्रोमेटिन क्या है, जब हम डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द वायर करें और इनके साथ कुछ एंजाइम्स लटके हुए हो, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमेटिन, ठीक है। सो व्हाट इज क्रोमेटिन? क्रोमेटिन क्या है? डीएनए wrapped around हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है दोस्तों। जब डीएनए को हम हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द रैप करें तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्लियर हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई, शाबाश। अब आगे जाते हैं, और क्रोमेटिड क्या है? क्या क्रोमेटिड क्या है? तो अगर पिछले मैंने अभी आपको क्रोमोसोम समझाया, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरह बनाया आप लोगों के सामने कि हमने डीएनए को इस तरह पैक किया था स्पेशल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है दोस्तों, स्पेशल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमने इसको पैक किया था। तो इस पैक स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था क्रोमोसोम। देखें, तो ये जो सेंट्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये क्या है? सेंट्रोमियर, ठीक है। तो इस सेंट्रोमियर के इस तरफ और इस तरफ, यानी दोनों तरफ क्या है? ये क्या है? डीएनए है, ठीक है। सो सेंट्रोमियर के एक तरफ और दूसरी तरफ क्रोमोसोम का जो हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। What is chromatid? The part of chromosome on either sides of centromere is called chromatid. Yes, part of chromosome on either sides of centromere. सेंट्रोमियर, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड, ठीक है। व्हाट इज क्रोमेटिड? ये क्या है? ये क्रोमेटिड है, ठीक है। और ये क्या है? ये भी क्रोमेटिड है, ठीक है। समझ गए दोस्तों? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज हिस्टोन? अभी जब हमने कहा हिस्टोन क्या है, जब हमने अपने डीएनए को स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द क्या किया था? रैप किया था, राइट। ये क्या थी यहां पर? ये मैंने बताया क्या है? हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। तो क्या है हिस्टोन? हिस्टोन वो प्रोटीन्स है जो डीएनए को, ये ग्रीन कलर में क्या है? डीएनए है ना, डीएनए। तो हिस्टोन क्या करती है? हिस्टोन हमारे डीएनए को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, ठीक है। हिस्टोन क्या है? हिस्टोन वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है which structurally support DNA, right? Proteins, histones are proteins which structurally support
which structurally support DNA, जो हमारे डीएनए को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करती है, उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं क्या दोस्तों? हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। वेरी गुड, ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो बेसिक डिफिनीशन है हमारे पास दोस्तों वो है न्यूक्लियोसोम। आप यहां देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है यहीं पर क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है यहां से यहां तक, और ये जो पार्ट यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, तो एक क्या है? ये दो चीजें हैं। देखिए, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और इन हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द जो डीएनए का जो हिस्सा है, अगर मैं इसे यहां पर काट दूं, ठीक है, और इसे खत्म करूं और इसे यहां पर काट दूं, खत्म करूं, तो 3 गेंदे बन गए इस तरह। ये डीएनए और ये एक और डीएनए और ये और डीएनए, और इसके अंदर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जिसे हम ऑक्टामर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। सो क्या है? ऑक्टामर along with डीएनए। क्या है? कितने मॉलिक्यूल्स है? 8। इसे हम कहते हैं ऑक्टामेर कहते हैं। सो एक ऑक्टामर और इसके इर्द गिर्द जो डीएनए है इसे हम क्या कहते हैं? इस एक गोल बाल को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम जब डीएनए हिस्टोन कोर के इर्द गिर्द सराउंड हो जाए, कॉइल हो जाए, राइट। सो न्यूक्लियोसोम इज व्हेन डीएनए coiled around, yes, around histone core। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्लियर हो गई दोस्तों? शाबाश। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड है। क्या है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड। वेरी गुड, वेरी गुड। न्यूक्लियोटाइड भी आसान है। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? देखिए दोस्तों, हमारी जो डीएनए है, हमारे जो डीएनए है वो 3 चीजों से बनी है। डीएनए हो, आरएनए है, 3 चीजों से, 3 बेसिक चीजों से बनी है। नंबर 1 इसमें है शुगर। आगे जाके इंशाल्लाह जब हम डीएनए, हो सकता है इसमें आ जाए डीएनए का स्ट्रक्चर, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, या अगर वैसे भी ना हो तो इंशाल्लाह मैं डीएनए पढ़ाऊंगा आपको बहुत आसानी के साथ। शुगर है। दूसरी चीज है फॉस्फेट, ठीक है दोस्तों, क्या है? फॉस्फेट। और तीसरी चीज जो है वो है नाइट्रोजेनियस बेस। क्या है? नाइट्रोजेनियस बेस है, ठीक है दोस्तों। देखिए गौर से देखिए, जब हम डीएनए बनाते हैं, जब डीएनए बनती है हमारे सेल में, तो ये तीनों चीजें मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाती है। ये तीनों चीजें मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाती है। किस तरह? देखिए गौर से, ये एक पेंटोज शुगर होता है, ठीक है, पेंटोज शुगर होता है। दिस इज कार्बन 1 2 3 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। 5 कार्बन है, इसलिए हम पेंटोज शुगर कहते हैं। अभी इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ क्या अटैच हो जाता है? एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाता है, ठीक है, और 5वें कार्बन पर एक फॉस्फेट अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को, ये क्या है? ये शुगर है दोस्तों, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, और ये क्या है? फॉस्फेट। तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो हमारी जो डीएनए है इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के लंबे चेन से बनी है। जो डीएनए है या आरएनए है, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के लंबे चेन से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इसी न्यूक्लियोटाइड के लंबे चेन से क्या बनती है? डीएनए। तो हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन क्या है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। Yeah, what is nucleotide? This is the basic building unit of DNA, और RNA भी कह सकते हैं, या
आरएनए में भी यही है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, कोई बात नहीं, उसमें हम नहीं जाते। समझ गए? न्यूक्लियोटाइड को भी समझ गए, वेरी गुड। बाद में आती है जीन। दोस्तों जीन क्या है? व्हाट इज जीन? वेरी गुड। दोस्तों ये हमारे पास डीएनए है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अभी मैंने आपको कहा कि डीएनए किस चीज से बनी है? न्यूक्लियोटाइड्स की लंबे धागों से। तो फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और इसी तरह ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड से। हमने न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे से बांधा है और एक लंबा धागा बनाया है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? डीएनए कहते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। अब जीन क्या है? जीन न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस है। जीन न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस है जो एक स्पेशल प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। फिर कहता हूं व्हाट इज जीन? जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। बहुत आसान। इस लंबा धागा क्या है? डीएनए। और ये इसमें फॉर एग्जांपल एक जीन है, ये इसमें दूसरा जीन है, और फिर इस तरह तीसरा, और फिर पांचवा, और फिर बहुत से। सो ये जो जीन है ये डीएनए का एक हिस्सा है, ठीक है। किस लिए इस्तेमाल होता है? ये जीन जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये बनाता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, और इस मैसेंजर आरएनए से फिर जाके क्या बनती है? प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो जीन क्या है? ये हिस्सा क्या है? ये एक जीन है। तो जीन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक स्पेशल प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत आसान, वेरी गुड। सो लेट्स राइट जीन। व्हाट इज जीन? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ nucleotides, okay, which codes for a special protein, a special protein, या स्पेशल करेक्टर भी हम कहते हैं। चलो मैं यहां पे मेंशन करता हूं स्पेशल करेक्टर। समझ गए दोस्तों? वेरी गुड, बहुत आसान है दोस्तों। अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो बेसिक चीजें हैं, इनहेरिटेंस चैप्टर में जाने से पहले इन चीजों को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं, तो आप सबको इन ही चीजों को फेस करना पड़ता है। क्या है? यहां हम समझते हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट हमारे पास बेसिक चीज आती है जिसे हम कहते हैं एलील। एलील क्या है दोस्तों? बहुत आसान है। एलील क्या है? देखिए गौर से। एलील को भी समझने के लिए किसी आलिम के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब रिप्रोडक्शन होती है तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो फादर और क्या होती है? मदर होती है, राइट। फादर और मदर क्या करती है? रिप्रोडक्शन करते हैं, ओके। अब इसने क्या किया कि अब इन दोनों ने एक छोटा सा बेबी पैदा किया है, ठीक है, और ये जो बेबी है ये हर वक्त अपने पाँव को आसमान की तरफ उठाता है, इस तरह पड़ा होता है, देखिए देखिए और से। ये जो मदर है, मदर, और ये क्या है? फादर, देखिए। मदर में अपने हाइट के जीन्स होंगे, बिल्कुल होंगे। मदर के हर सेल में डीएनए होता है और उस डीएनए में हाइट के लिए जीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, हमने एक एग्जांपल लिया, जरूरी नहीं कि जरूरी यही हाइट को डिस्कस करें। मदर में हाइट के लिए जीन होता है। यहां फादर के बॉडी में सेल्स होते हैं और फादर के बॉडी में भी डीएनए होती है और उस डीएनए में भी जीन्स होते हैं, ठीक है। तो आप गौर से देखिए क्या होता है। फादर के सेल्स के डीएनए में भी हाइट के लिए जीन है, कद के लिए। मदर के सेल्स में भी डीएनए में कद के लिए जीन्स है। मदर की अपनी कद होगी, फादर की अपनी कद होगी, ठीक है। तो जब बच्चा बनता है तो इस बच्चे में
और से देखिए दोस्तों, बहुत बात यहाँ क्लियर हो जाती है। ये जो बच्चा है, इसके हर एक सेल में कद का जीन एक मदर से आया और एक जीन फादर से आया। ठीक है, कद जो है, हाइट जो है एक क्या है, करेक्टर है। हाइट क्या है, एक ट्राइट है या करेक्टर है। तो हर जानदार में, मैं एक जानदार हूं, हर जानदार में एक करेक्टर के 2 जीन्स होते हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। हर जानदार में एक ही करेक्टर के 2 जीन्स होते हैं। देखिए यहां इस बच्चे में हाइट के लिए, कद के लिए एक जीन अम्मी से आया, एक जीन अब्बू से आया। तो हर एक जानदार में एक ही करेक्टर के 2 जीन्स होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये जो अगर हम देखें तो ये एक जीन किस से आया, फादर से आया, और ये एक जीन किस से आया, मदर से। दोनों का काम क्या है, कद। तो एक ही कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के एलील्स हैं। ठीक है, तो एलील क्या है, सेम फॉर्म्स ऑफ 1 जीन, एक है जीन के 2 कैरेक्टर्स, इसे हम कहते हैं एक ही कैरेक्टर के 2 जीन्स, इसे हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के एलील्स कहते हैं। तो एलील क्या है दोस्तों, एलील हम डिफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज एलील, सेम, या अगर हम देखें तो 2 जीन्स, इस तरह मैं लिख देता हूं, 2 जीन्स फॉर सेम कैरेक्टर आर कॉल्ड एलील्स ऑफ ईच अदर। 2 जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, इसे हम एक दूसरे के एलील कहते हैं। अब ये जीन इसका एलील और ये जीन इसका एलील है। समझ गए दोस्तों, वेरी गुड। नेक्स्ट, एलील समझ में आ गई, जबरदस्त। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हमारे पास एक बेसिक डिफिनेशन है जिसे हम एमॉर्फ कहते हैं। एमॉर्फ क्या है दोस्तों, एमॉर्फ जब एक जीन प्रोटीन नहीं बना सकती। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, ये एक डीएनए है और इस डीएनए पर ये एक जीन पड़ा हुआ है, ये जगह एक जीन पड़ा हुआ है इस जगह पे, और ये जीन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि जीन्स किस लिए होते हैं, एक स्पेशल प्रोटीन के लिए होते हैं। ठीक है, तो जब जीन प्रोटीन नहीं बना सकता, तो जीन से तो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता दोस्तों, जीन से बनता है मैसेंजर आरएनए, और फिर इस मैसेंजर आरएनए से जाकर क्या बनेगा, प्रोटीन। तो जब ये जीन ये मैसेंजर आरएनए नहीं बना सकता, और क्या नहीं बना सकता, प्रोटीन, तो हम इस जीन को एमॉर्फ जीन कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एमॉर्फ जीन, अ जीन विच कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, या अ जीन विच कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, सच जीन इज कॉल्ड एमॉर्फ। ठीक है, ओके, ये बात भी क्लियर हो गई। चले नेक्स्ट आगे जाते हैं। कोडॉन क्या है दोस्तों, व्हाट इज कोडॉन, बात को समझिए। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या होती है, डीएनए। ठीक है, डीएनए पर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिसे हम जीन कहते हैं। छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम दोस्तों जीन्स कहते हैं। वेरी गुड। हम ऐसा करते हैं कि इन 3 जीन्स से एक क्या बनाते हैं, एक मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। ठीक है, या ये हमने कॉपी बनाई, प्रोटीन सिंथेसिस में मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। ये क्या है दोस्तों, ये बन गई एक मैसेंजर आरएनए बन गई। ठीक है, और इस आरएनए में यही 3 जीन्स होंगे, इस आरएनए में यही 3 जीन्स की कॉपी होगी, ये एक ये हो गई, एक ये, और एक ये हो गई। ठीक है, वेरी गुड। देखिए गौर से,
अब इस मैसेंजर आरएनए पर ये क्या है, इस जीन्स के कॉपी है, तो इन कॉपीज में स्पेशल कोड्स होते हैं, स्पेशल कोड्स होते हैं किस चीज के लिए, अमाइनो एसिड्स के लिए, अमाइनो एसिड्स के लिए, ठीक है, अमाइनो एसिड्स के लिए स्पेशल कोड्स होते हैं किस चीज पर, मैसेंजर आरएनए पर। इन कोड्स को हम कोडॉन कहते हैं, इन कोड्स को हम कोडॉन्स कहते हैं। बहुत आसान है। सो कोडॉन की डिफिनेशन क्या है, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स विच फॉर्म अ स्पेशल प्रोटीन, जो एक स्पेशल प्रोटीन बनाती है, ठीक है दोस्तों। अमाइनो एसिड्स फिर क्या, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरी अमाइनो एसिड, ये तीसरी अमाइनो एसिड के लिए कोड, तो यही अमाइनो एसिड फिर लाए जाएंगे और उससे एक नया प्रोटीन बन जाएगा। अभी आप जब मैं एंटी कोडॉन को समझाऊंगा तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज कोडॉन, कोडॉन इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स क्या करती है दोस्तों, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक स्पेशल जेनेटिक कोड होती है। Codon is a sequence of 3 nucleotides for a special genetic code. Yeah. Which form, चलो हम लिख देते हैं, which form a special genetic code, genetic code, जिसे हम कोडॉन कहते हैं। वेरी गुड। एंड देन व्हाट इज एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन क्या है दोस्तों, एंटीकोडॉन बहुत आसान है, देखिए पूरा सीक्वेंस समझा देता हूं। क्या होता है कि जल्दी जल्दी समझते हैं कि ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर जीन्स है, इन जीन्स से जब कॉपी बनती है तो इस कॉपी को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पर क्या है दोस्तों, आपको पता है या बताए, जल्दी बताए, ये mRNA है, mRNA पर क्या है, कोडॉन है। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, कोडॉन, ठीक है। तो क्या होगा कि ये मैसेंजर आरएनए जाकर राइबोसोम के पास जाएगा, किसके पास दोस्तों, राइबोसोम के पास जाएगा, ठीक है। ये जो राइबोसोम है ये इन कोडॉन को रीड करेगा, ठीक है, इस तरह, ये क्या है सब, ये कोडॉन है, ठीक है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए आ गई, ये क्या है दोस्तों, mRNA है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को कौन रीड कर रहा है, राइबोसोम से रीड। जब राइबोसोम से रीड करेगा तो राइबोसोम पुकारेगा एक और दोस्त को, राइबोसोम अपने एक और दोस्त को पुकारेगा, जिसे हम tRNA कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो जब पहले कोड को पढ़ा तो ट्रांसफर आरएनए को कहेगा कि इस कोड के मुताबिक फला चीज ले आओ, फिर दूसरा कोड पढ़ेगा, फला चीज ले आओ, फिर तीसरा कोड पढ़ेगा, फला चीज ले आओ। तो जब ट्रांसफर आरएनए जो चीजें ले आता है उन चीजों को हम एंटीकोडॉन कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम एंटीकोडॉन कहते हैं, ठीक है। तो एंटीकोडॉन क्या है, एंटीकोडॉन द जेनेटिक कोड इन ए ट्रांसफर आरएनए। क्या है दोस्तों, ट्रांसफर आरएनए में एक जेनेटिक कोड होता है जिसे हम एंटीकोडॉन कहते हैं। सो अ जेनेटिक कोड ऑन tRNA, ट्रांसफर आरएनए, ऐसे हम क्या कहते हैं, एंटीकोडॉन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो इंशाल्लाह प्रोटीन सिंथेसिस में हम इस बात को बहुत क्लियरली समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। सो ये जो एन्यूप्लॉइडी है ये क्या है दोस्तों, लुक केयरफुली। हमारे बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में हर सेल में कितने क्रोमोसोम है दोस्तों, 46। अब सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, 46। वेरी गुड। अब ऐसी एक बात है कि इस सेल में गलती से 47 क्रोमोसोम आ गए, या एक दूसरी बात है कि इस सेल में गलती से 45 क्रोमोसोम आ गए। तो इस सेल में एक्स्ट्रा आ गए, इस सेल में
कम आ गई, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? एक्स्ट्रा और लेस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। सो मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा और लेस क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। समझ गए? वेरी गुड, ये भी हो गई। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ऑटोसोम क्या है? ऑटोसोम, व्हाट इज मीन बाय ऑटोसोम? सो ऑटोसोम वो जीन्स होते हैं, वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दोस्तों हमारे सेल में। देखिए हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, यानी 23 पेयर्स है। इन 23 पेयर्स में 22 पेयर्स जो है वो है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और 1 पेयर जो है, 1 पेयर यानी 2, वो है 6 क्रोमोसोम, वो है 6 क्रोमोसोम। तो हम इनकी बात करते हैं कि ऑटोसोम, ऑटोसोम क्या है? ऑटोसोम क्रोमोसोम के वो पेयर है जो सोमैटिक कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी को रेगुलेट करते हैं, सेक्स कैरेक्टर को नहीं। सेक्स कैरेक्टर के लिए 6 क्रोमोसोम है। सोमैटिक कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी, 6 कैरेक्टर के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम सोमैटिक कैरेक्टर कहते हैं। तो सोमैटिक कैरेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए अल्लाह ताला ने बॉडी में ऑटोसोम्स बनाए हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स बनाए हैं। ठीक है? सो व्हाट इज ऑटोसोम? पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स which regulate somatic characters, ठीक है? which regulate somatic characters, इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें हम कहते हैं या ऑटोसोम्स या ऑटोसोम या ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। देन व्हाट इज क्लोन्ड जीन? क्लोन्ड जीन क्या है? ये सारे के सारे बहुत अहम और बेसिक चीजें हैं, समझने की कोशिश करें दोस्तों। क्लोन्ड जीन क्या है? व्हाट इज क्लोन्ड जीन? देखिए गौर से, ये हमारे पास डीएनए है और इस पर ये एक जीन, ये दूसरा जीन, ये तीसरा जीन। ठीक है? अब हमने ऐसा किया कि हमने इस जीन को कॉपी किया, हमने इस जीन की क्या बनाई? कॉपी। सो जो जीन कॉपी हुआ उसे हम क्लोन जीन कहते हैं, उसे हम क्लोन मतलब कॉपी। क्लोन या कॉपी एक ही बात है। तो वो जीन जो कॉपी हो गई उसे हम क्लोन जीन कहते हैं। सो व्हाट इज क्लोन जीन? क्लोन जीन क्या है? अ जीन विच इज क्लोन्ड, जो क्लोन हो गई उसे हम क्लोन जीन कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट कैरेक्टर या क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट जीन क्या है? लुक केयरफुली दोस्तों, जब मदर और फादर, ठीक है? अब देखिए, मदर जो है उसकी जो आंखें है वो काली आंखें हैं, फादर की जो आंखें हैं वो ग्रीन है। क्या है? ग्रीन है। गौर से देखिए दोस्तों, जब अगर यहां हम देखें, अम्मी की आंखें काले हैं, अब्बू की आंखें सब्ज हैं। जब इन दोनों से बच्चा पैदा हुआ, बेबी पैदा हुआ, तो उस बेबी का जो आंख था वो काला था। बेबी, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहां एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मदर की आंखें काली है, फादर की आंखें ग्रीन है, बच्चे की आंखें क्या है? काले है। तो ये क्या है दोस्तों? देखिए, जब हम इस बच्चे के बारे में सोचें तो हमें पता है कि जो बच्चे के जो सेल है, इस सेल में दोस्तों ग्रीन आंखों के भी जीन्स आ गए, काले आंखों के भी जीन्स आ गए। ठीक है? वेरी गुड। आंख के कलर बनाने के लिए इस बच्चे के सेल्स में ग्रीन कलर का भी जीन आ गया,
काले अंकों का भी जीन आ गया, लेकिन बच्चे में कौन सा जीन जो है वो एक्सप्रेस हुआ? बच्चे के आंखें की कलर क्या है? काले। तो मेरे ख्याल से ये जो अम्मी के जो आंखों के कलर का जीन है ये एक्टिव हुआ, और ये जो जीन है ये चुप किया, ये एक्टिव नहीं हुआ। तो जो जीन अगले नस्ल में, अगले ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस हो जाए उसे हम डोमिनेंट जीन कहते हैं, और जो जीन बेबी में एक्सप्रेस न हो जाए उसे हम रिसेसिव जीन कहते हैं। ठीक है, सो दोनों बातें यहां पर क्लियर हो गई। व्हाट इज डोमिनेंट जीन? अ जीन विच एक्सप्रेस itself अपने आप को एक्सप्रेस करेगी इन नेक्स्ट जनरेशन, इन ऑफस्प्रिंग। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट जीन। एंड अ जीन विच डज नॉट एक्सप्रेस itself, which does not express itself, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो यहां देखिए, अब्बू के आंखों का जो जीन था वो ग्रीन कलर था, तो यहां बच्चे में एक्सप्रेस हुआ? नो, तो उसे हम रिसेसिव कहते हैं। चुप किया, या तो खुद चुप गया या इस डोमिनेंट जीन ने उसे छुपाने की, क्योंकि जब आप बात नहीं करेंगे मैं खड़ा हूं, तो वो जो जीन है वो साइलेंट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ाया इस लेक्चर में। दोस्तों, अगले लेक्चर में हम इन बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्टली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर ये बातें आपके समझ में आ गई है और आप कहते हैं कि इन बातों को जब भी कोई भी इन चीज़ों के बारे में बात करेगा तो इंशाल्लाह मैं क्लियरली बताऊंगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें। खुदा हाफिज़।